नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। सवाल पब्लिक का इस शो में आपका स्वागत है। इस शो में दो खास बातें। पहली ये कि इसमें सीधे पब्लिक अपना सवाल पूछती है, और दूसरी बात यह कि इस शो में कोई गलत फैक्ट नहीं रख पाता, क्योंकि ऐसा करने पर हमारी फैक्ट चेक टीम उसी वक्त गलत फैक्ट को करेक्ट करके देती। तो यहां घुमाने वाला हिसाब है ही नहीं। पब्लिक के सवाल सीधा जवाब दीजिए और घुमाना भूल जाइए। अब आज के मुद्दे पर आते हैं। कृषि कानून को वापस करने की मांग के साथ पूरे देश में डिमांड की बाढ़ आ गई। कोई सीए हटाने की मांग कर रहा है, कोई 370 को दोबारा बहाल करने की मांग कर रहा है। तर्क क्या है कि कृषि कानून हटाए तो हमारी बात भी मान लीजिए। और आजकल इन सब डिमांड की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश बना हुआ है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ओवैसी जी ने भी कहा है कि यूपी में शाहीन बाग बना देंगे। पहले ओवैसी साहब का यह बयान सुनिए, फिर आगे के मुद्दे पर आता है। हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, ये बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया, और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहां पर। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कानून नहीं बनना चाहिए, लेकिन धर्म की आलोचना का कानून बनना चाहिए क्या, या आलोचना नहीं करने का कानून बनना चाहिए क्या? आपने ओवैसी साहब को तो सुन लिया, एक तरह से धमका भी रहे हैं। खैर, ओवैसी साहब की इस धमकी और कृषि कानून के बाद क्या क्या कानून वापस होगा, इस पर बात हम करेंगे। लेकिन दोस्तों, कानपुर में कल एक बड़ी बात हुई। यहां 2 दिनों तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसकी एक सभा हुई और देश भर से इस्लामिक स्कॉलर आए। सभा खत्म हुई तो एक डिमांड मोदी सरकार के सामने रख दी गई कि ईश निंदा का कानून ले आइए। मतलब कि कोई धर्म को कुछ कह ना सके, आलोचना ना कर सके, और करे तो सीधा कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा क्या, पहले सुनिए उसको। पिछले कई दिनों से हमारे देश में बदकिस्मती से इस्लाम के जो पैगंबर है, जो आखिरी पैगंबर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। बहुत ही अशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं, अपशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमारे देश में ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ब्लास्फेमी से मुताल्लिक कि किसी भी पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुन लिया आपने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसकी नई डिमांड है हिंदुस्तान में ईश निंदा कानून लागू हो। और हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो चर्चा भी मत करना, यह भी यहीं कहा गया। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि ईश निंदा कानून होता क्या है। दरअसल साधारण भाषा में इस कानून का मतलब यह होता है, जो आपको समझना चाहिए, कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इबादत या पूजा की चीज या जगह को नुकसान या फिर धार्मिक सभा में व्यवधान डालता है, या कोई किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है, बोलकर या लिखकर या तस्वीरों के जरिए करता है, तो इसे ईश निंदा माना गया। ईश निंदा को अंग्रेजी में ब्लास्फेमी कहते हैं। अब जो सवाल पब्लिक का है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। कृषि कानून के बाद क्या सीए कानून भी वापस होगा?
यूपी पंजाब चुनाव से पहले कौन कौन से कानून वापस होंगे? देश को एक समान कानून चाहिए या ईश निंदा का कानून चाहिए? मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी क्यों ना करे? इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। नुपुर शर्मा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी प्रेसिडेंट हैं MPCI के। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विनोद बंसल प्रवक्ता हैं VHP के। नुपुर जी, आवाज आ रही है आपको? फोन ही नहीं आया। नुपुर जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, अभी शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। वारिस पठान जी, ओवैसी साहब कह रहे थे कि धर्म के आधार पर इस देश में कोई कानून नहीं बन सकता, लेकिन वो जिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं वो कह रहा है ईश निंदा पर कानून ले आइए। आपको लगता है इस देश को ईश निंदा पर कानून की जरूरत है? देखिए साहब, सबसे पहला तो मैं बात करूंगा जो ओवैसी साहब के कल बयान के ऊपर जो आज डिबेट चला है उसके ऊपर, कि उन्होंने कहा था कि सरकार को CAA NRC का कानून वापस लेना चाहिए, नहीं तो हम शाहीन बाग का आंदोलन जारी रखेंगे। तो मैं उसमें दो बात कहूंगा आपके सामने। पहली बात तो ये कि मैं हमारे देश के तमाम किसान भाइयों को मुबारकबादी पेश करूंगा कि वो डटे रहे। लाख इल्जामात उन पर लग के गए, खालिस्तानी बोला गया, उनको टेररिस्ट बोला गया, बहुत सारे लॉलीपॉप उनको दिए गए कि ये किसान आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ये MSP का कानून बहुत फायदेमंद है, आपको इससे बहुत फायदा होगा। मगर वो नहीं माने, डटे रहे और ये उनकी जीत हुई। ये जीत हुई संविधान की, जीत हुई डेमोक्रेसी की, जीत हुई सच्चाई की। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और हार हुई अहंकार की, जीत हुई संविधान की, हार हुई अहंकार की। तो मैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबादी देता हूं। दूसरी बात CAA NRC का, अब ये भी हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं कि जो CAA NRC का कानून है असंवैधानिक है। रिलीजन की लाइन के ऊपर आप कोई कानून बना नहीं सकते, तो सरकार ने फिर इस कानून को क्यों बनाया? ये कानून से मुसलमानों को सबको तकलीफ देने के लिए ये कानून है, क्योंकि आपने आसाम में देखा कि किस तरह से इन्होंने किया था। खोदा पहाड़, निकला चूहा, कुछ नहीं आया, हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो गया टैक्स पेयर का। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कानून है इसको भी सरकार फौरी तौर से वापस ले, वरना हम संविधान के दायरे में रहकर हम पीसफुल एजिटेशन करेंगे जब तक ये NRC CAA का कानून सरकार वापस नहीं लेती। इसमें क्या गलत बात है साहब? आप खुद सोच लीजिए कि वारिस भाई, अब आपने दोनों बातें आप जो कहना चाहते थे वो आपने कह ली। चीज अब मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। बात नंबर 2, एक 10 सेकंड अगर मेरे को देने के तो मैं थोड़ा सा बोलिए जी। देखिए 10 सेकंड क्योंकि टॉपिक वो उसके ऊपर चल रहा है। आप सवाल कर लीजिए, चलिए सवाल कर लीजिए, मैं बोलता हूं। नहीं, मेरा सवाल बस इतना ही था, जैसे आपने कहा, अभी आपने खुद भी कहा कि धर्म के आधार पर कानून नहीं बनना चाहिए, तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि इस देश में धर्म को लेकर, ईश निंदा को लेकर कानून क्यों होना चाहिए? बगल के पाकिस्तान में ईश निंदा के कानून पर क्या होता है वो हम देखते हैं। और इस देश में जब हिंदू देवी देवताओं के अपमान की तस्वीरें बनाई गई और आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में भी बहुत होता है, तब इस तरह के किसी कानून का जिक्र नहीं हुआ। आज इस कानून की जरूरत क्यों है इस देश में? देखिए, मैं पाकिस्तान की तो बात नहीं करूंगा, मुझे क्या लेना देना है पाकिस्तान से। चले गए जिनको जाना था। हम तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा कर बैठे हैं और आपके चैनल पे आपके साथ डिबेट कर रहे हैं। रहा सवाल मेरे महान देश भारत का, तो मैं यह कहूंगा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। कानून आप खुद देख रहे हो कि अभी आपने कहा कि किस तरह से भगवानों के बारे में गलत बोला जा रहा है। गलत है, नहीं बोलना चाहिए किसी के भगवान के बारे में गलत। लेकिन हमारे ही देश में एक वसीम रिजवी नाम का हैवान रहता है, मैं उसको कहूंगा जहन्नुम का कुत्ता। उस इंसान ने हमारे पैगंबर के बारे में काफी सारी चीजें लिख डाली। उसने कुरान शरीफ के हमारे जो कलाम है उसकी बेहुरमती कर दी। बाकायदा हमने उसके खिलाफ केस दर्ज किया, FIR भी लॉन्च हुआ है और बहुत जल्दी वो अरेस्ट होकर सलाखों के पीछे भी जाने वाले। तो ऐसे भी नामाकूल लोग हमारे देश में रहते हैं। लेकिन वारिस पठान जी, हर दिन खराब, वारिस पठान जी इसी देश में, उनके खिलाफ वारिस पठान जी, लेकिन इसी देश में आप लोग चूंकि संविधान की बात करते हैं, संविधान तो सबको बराबर देखता है ना। तो इस देश में आप देखिए कि MF हुसैन ने जब हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई, तब तो किसी ने नहीं कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कि ईश निंदा कानून लाइए। अभी हाल में कुछ लोगों ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया स्टैंड अप कॉमेडी में, तब तो किसी ने नहीं कहा। विनोद बंसल ने आके किसी को, आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया अभी,
उस तरीके की भाषा भी नहीं कही उस आदमी के लिए। नहीं, भाषाएं तो बहुत कही गई हर जगह से। मैं तो कह रहा हूं ना कि किसी भी देवी देवता का, किसी के भी रिलीजन के जो जिसको मानते हैं उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मैं तो साफ आपको बता रहा हूं। और जो कर रहा है, जिसने किया था वो फारूकी, उसको तो अरेस्ट कर लिया, उसने तो करने की कोशिश किया था। नहीं, लेकिन हंगामा हुआ सर, बड़ा हंगामा हुआ कि बोलने की आजादी नहीं बची है। वो तो बाहर विनोद बंसल जी, क्या इस देश में क्या जैसा वारिस भाई कह रहे हैं, क्या इतना आसान है क्या कि आप जो है वो एक ईश निंदा का कानून ले आए और आज जरूरत पड़ गई, पहले जरूरत नहीं थी? और वो लगाओ टाइम्स नो। सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पर ऑब्जेक्शन करूंगा कि जो आपके प्रथम वक्ता ने कहा कि भाई जिस भाषा का प्रयोग किया और जिस व्यक्ति के बारे में किया वो आपके पैनल में नहीं है। मुझे लगता है कि बेहद गंभीर बात है। इस तरह की जो ओछी भाषा वही व्यक्ति प्रयोग करता है जब उसको जिसको तर्क मर जाते हैं। तर्क मर जाते हैं तो व्यक्ति की सोच मर जाती है, और जब सोच मर जाती है तो उसकी वजह से उसका भाव मर जाता है। तो आप देखिए, आपके डिबेट में कम से कम इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के बारे में। एक बात। दूसरी बात यह कि इनको ईश निंदा का कानून, इसकी परिणति पता है ना पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, आखिरकार अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। जो इस्लामिक जिहादी कंट्रीज हैं वहां पर ईश निंदा कानून का जो प्रयोग है सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों को पीड़ित करना, उनको धर्मांतरित करना, उनको मारना, काटना, भगाना, इसके लिए होता है। आप मुझे बताइए कि क्या कोई ईश निंदा वाले कानून से कोई ईश की निंदा कोई करता है? ईश निंदा कौन करता है? जो कि उस ईश के बारे में घृणा करता है। हिंदू समाज कभी किसी के देवी देवता पूज्य स्थल या उसके श्रद्धा के केंद्र के ऊपर कोई घृणा नहीं करता, लेकिन जो करता है तो वो खुद ही कानून की मांग कर रहा है। कमाल की बात है। मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि ईश निंदा वाले कानून से ज्यादा ये संविधान की बार बार दुहाई देते हैं कि हम तो जो है ना टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते थे और हम इसलिए भारत में रहेंगे तो हम भारत की बात करेंगे, भारत महान है। अरे महान कैसे बनेगा भारत भाई? संविधान के अंदर आर्टिकल 29, 30 क्या है? आप बोलिए ना, उसको हटाइए वहां से। वो क्यों उसको अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार देता है? वहां पर रिलीजन बेस है कि नहीं अल्पसंख्यक? तो आपके हिसाब से ईश निंदा कानून की जरूरत नहीं है? दूसरी बात ये बताइए। नहीं है जरूरत इस कानून की? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। अब मुझे इनिशियल रिमार्क बाकियों का लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। नूपुर शर्मा, बाढ़ आ गई है, सीए हटा लीजिए, फलाना कानून ले आइए, अब ईश निंदा का कानून ले आइए, क्या आएगा और क्या जाएगा इस देश में? ये तो जिन्ना वाली धमकी दे रहे हैं। सुशांत जी आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि चुनाव के आते ही जो लोग 5 वर्षीय एक प्लान बना के बैठे हैं कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देंगे, 100 सीटें हम लड़ेंगे, जो अभी आगामी आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव पे अपनी निगाहें टिकाए बैठे हैं, वो जाहिर सी बात है हर चीज में, हर निर्णय के अंदर सिर्फ चुनाव और राजनीति देखेंगे। देखिए, ये बात आपके चैनल और अन्य पत्रकारों द्वारा उठाई गई थी। मैं आज स्पष्ट कर दूं, कोई कानून, चाहे 370 हो, 35A एब्रोगेशन हो, चाहे CAA हो, ये वापस नहीं लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे। जैसे हमारे सीनियर नेता नकवी साहब ने कहा, ये एफर्मेटिव एक्शन है CAA, ये आपको सिटीजनशिप देता है, नागरिकता देता है, लेता नहीं है वापस। लेकिन आज मैं जरा 2-3 सवाल पूछना चाहूंगी कि जब CAA, अब इन्होंने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, अब NRC तो लागू हुई है एक राज्य के अंदर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। NRC भारतवर्ष में तो लागू हुई नहीं, प्लान भी नहीं है अभी तो ऑन पेपर। रही बात CAA की, तो बकायदा पार्लियामेंट में पारित कानून है जिसके रूल्स फ्रेम हो जाएंगे 9 जनवरी 2022 तक। पहला सवाल, इतने पढ़े लिखे मेरे साथ बैठे हुए हैं वारिस जी, आपसे ये है, किस कोर्ट ने, कब उच्च न्यायालय ने इन कानूनों को गैर संवैधानिक, गैर कानूनी बता दिया? इसका जवाब दे दीजिए, ऑर्डर दिखाइए, साइटेशन दिखाइए। दूसरी बात मैं कहूंगी कि आप जो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, आपका मतलब वो दिल्ली में जो भड़काऊ दंगे थे उनसे तो नहीं है, जिन पर लगभग 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी? क्योंकि आपके पीसफुल से तो मुझे वो दिल्ली में भड़के हुए दंगे नजर आते हैं जिसमें दिलबर नेगी जैसे मेहनती आदमी की मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि बस वो एक ढाबे में रोटी बनाता था और उसी ढाबे के अंदर रहता था, उसको जिंदा जला दिया था। या फिर उस IB अफसर अंकित शर्मा जिसके ऊपर न जाने 100 बारी चाकुओं से मार के उसकी हत्या कर दी हो, एक अफसर की हत्या कर दी हो।
तो कृपया करके, और अभी आपने ब्लास्फेमी कानून का बात की, ईश निंदा कानून की, देखिए यहां पे समानता या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है और ये कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं। दिख नहीं रहा सुशांत जी आपको? जितनी कट्टर भाषा बोलेंगे, जितनी कट्टरपंथी की ये अपने व्याख्या देंगे और जितना कट्टर भाषा ये भाषण देंगे, उतना इनको कहीं ना कहीं माइनॉरिटी अपीजमेंट करके, वोट डिवाइड करके, वोट बैंक अपीज पॉलिटिक्स करके इनको ठीक है। फायदा तस्लीम रहमानी, क्या आपको लगता है सीए कानून वापस होना चाहिए? ये मांग अभी आना, ब्लास्फेमी का कानून जो है वो आना चाहिए, धार्मिक कट्टरपंथ की तरफ इशारा कर रही हैं नुपुर शर्मा, ये सब चुनावों को देखकर हो रहा है। और क्या ईश निंदा कानून की जरूरत है इस देश को? देखिए, ये तीनों कानून जो किसानों से मुताल्लिक थे, ये पार्लियामेंट में ही पास हुए थे, एक्ट बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको साइन किया था, गजट नोटिफिकेशन हुआ है, और उसके बाद ये शर्मसार करने, पूरे देश को शर्मसार करने वाले कानून थे। अफसोस ये है कि सरकार को शर्म आते आते पूरा 1 साल लग गया, जब 700 किसानों की शहादत हो गई और हजारों किसानों पर लाठियां चल गई, हजारों पर केस बन गए। उसके बाद अचानक सरकार को यूपी चुनाव से पहले ही शर्म आई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो यूपी चुनाव की एक रिपोर्ट, बहुत से कुछ निष्पक्ष सर्वे करने वालों ने कहा कि बीजेपी 70 से ज्यादा सीटें नहीं जीत रही, तब इनको ये लगा है कि कुछ अपनी साख बचाने के लिए पार्लियामेंट में अपनी ही सरकार के जरिए लाए हुए कानून को पास करवाने के बाद उस पर शर्मिंदगी का इजहार करे, माफी मांगे कौम से और उसके बाद उनको वापस ले ले। तो अगर एक कानून जिस पर सरकार को 1 साल के बाद शर्म आई है, तो सरकार ने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए हैं जिसपे सरकार को वाकई शर्मिंदा होना चाहिए। देख रही है कि सरकार को अगर 1 साल। रहमानी साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी समस्या मैं ठीक कराता हूं। तस्लीम रहमानी कह रहे हैं शांतनु गुप्ता सब यूपी चुनाव के लिए हो रहा है और इसीलिए जब एक कानून पर हो रहा है तो दूसरे पे क्यों ना हो, सीए की बात क्यों ना हो? भाई, इन 3 फार्म लॉज के बाद भी आसाम का चुनाव जीता है, बिहार का चुनाव जीता है और वो भी कृषि प्रधान प्रदेश है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को एक ऑब्सेशन आ गया है कि किसी चीज को हम चुनाव से अलग करके देख ही नहीं सकते। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, मैं समझा नहीं पाया, किसानों के लिए लाया था, अब देश के लिए वापस ले रहा हूं। मेरे ख्याल से उसके बाद डिबेट खत्म हो जाती है। जो आपने सबसे पहले कहा कि यूसीसी में कहा वारिस भाई ने कि धर्म के नाम पे बने, मतलब आपकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादी मुस्लिमीन, आपकी पार्टी के नाम में ही मुसलमान है। आप एक पार्टी है जो केवल मुसलमान वर्ग के लिए बनी है और आप कहते हैं कि धर्म के नाम पे ये ना हो, धर्म के नाम पे वो ना हो। और अगर ईश निंदा का कानून बनता है तो सबसे पहले आपके एक आका अकबरुद्दीन ओवैसी जेल में जाएंगे। इंडिया में अभी भी कानून है, मेरे हिसाब से पैनल में लॉयर बैठे हैं, 295A ईश निंदा के आसपास पहुंचते हैं, ब्लास्फेमी के लॉज, लेकिन सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी जेल में जाएंगे। और वो देवी देवताओं के बारे में क्या बोलते हैं, अगर सुशांत भाई आप अगर वो क्लिप चला दें जो अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, तो ईश निंदा कानून क्यों चाहिए हमें पता लग जाएगा देश में। नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है वो। वारिस पठान जी, क्या मेरे को क्या करना जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए, अभी नुपुर शर्मा को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने काफी बात करी। उन्होंने कहा, नुपुर शर्मा जी ने कहा कि अभी जो यूपी का चुनाव आ रहा है उसकी सब तैयारी हो। बेशक मैं कहूंगा कि कौन कर रहा है अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तो पूरा देश देख रहा है। चंद्रगुप्ता मौर्य अलेक्जेंडर को कौन लाया था? मैं तो नहीं लाया था। चाचा जान अब्बा जान कौन बोला था? योगी ने कहा था। हाँ, अब जिन्ना को किसने लाया था? हमने तो नहीं लाया था, एसपी की पार्टी ने लाया था। हम तो जा रहे हैं वहां पे विकास की बात कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए। हमने तो लोगों से सवाल किया है कि जाटों का नेता है, यादवों का नेता है, दलितों का नेता है, मुसलमानों आप बताओ आपका कोई नेता है? नहीं है। हम बता रहे हैं, हम नेता पैदा करने जा रहे हैं कि आप में से चुन के नेता बनाइए। क्या कुछ गलत कर रहे हैं हम काम? अब क्या हो रहा है कि जो यूपी का चुनाव है उसके पहले लोग सरकार ये भाषण लोगों दे से, रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए, सरकार से लोग, नहीं भाषण तो आपने दे दिया ना, सुनिए ना। अरे क्या मैडम, आप भाषण दे तो कुछ नहीं, हाँ वहां भी करते तो हो जाते, बदनाम वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। सुनिए, सच कड़वा है मगर सुनना पड़ेगा। कि हम तुम्हारे नेता हैं। अभी मैं तो बीच में नहीं बोला। ये आपके चैनल पे बैठ के आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए मुसलमान वोटर से अपील कर रहे हैं, आओ हम तुम्हारे नेता हैं। चैनल आपका है क्या? चैनल बीजेपी का है, वो तो मालूम है सबको। हो गया नहीं, आप हमारे को समाजवादी पार्टी के जिन्ना से मत मिलाइए। बीच में बोलने की आदत है, ठीक है आप बोल लीजिए, मैं खामोश बैठता हूँ, मुझे क्या है। ये देखिए तो वही क्या ना, खामोश बैठा हूँ। सीए कानून वापस कर लो, सीए कानून वापस कर लो, ये पैसा तो आपने फेंका है ना।
सीए कानून वापस कर लो, पैसा तो आपके ओवैसी ने फेंका है नहीं, ना। लेकिन वारिस पठान जी पैसा उनका अपनी कहना बुद्धि ये खानी है आपको पड़ती कि है आप बात। लोग जल गई मगर नहीं, बन नहीं गया आप अब तक। केवल वारिस मुसलमान पठान जी, वोटर को plead कर रहे वारिस हैं, पठान टीवी जी, चैनल के आप ऊपर भी बैठ के तो आप पूरे राजनीति पूरे करते हैं। स्टेट में मुसलमान के अलावा कुछ नहीं बोलते। मुझे झगड़ा नहीं करना है, मैं प्यार ठीक है, एक एक करके कर लीजिए। वारिस पठान जी, मुझे प्रश्न पता है ये इनको है बुरा लग कि गया, आप भी मैं तो सवाल मुसलमान करने से आ रहा आगे बढ़ नहीं पाते ना, पार्टी के नाम से लेकर सीए की बात उठाने से लेकर और आपके एजेंडे से जो अभी आपने बोला, तो आप दूसरों को किस आधार पर धर्म के नाम पर बोलते हैं? ये तो अभी भी टीवी चैनल डिबेट में आपको कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को नेता बनना अरे हम चाहते तो हैं। पूछ रहे हैं हम इनसे मुसलमानों को सवाल, नेतृत्व देना चाहते हम ही नहीं पूरा हैं। देश और बात सवाल संविधान पूछ की रहा करते है, हैं। हम ही नहीं पूरा कैसे देश सवाल संविधान पूछ रहा में है। बढ़ते क्या मुसलमान यार के- सुनिए, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, विनोद बंसल जी, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नहीं तो आप बोलिए, मैं खा नहीं, बोलिए वारिस पठान, बोलिए वारिस पठान, बोलिए। देखिए साहब, हम तो वहां पे जा रहे हैं, हमने तो मुद्दा उठाया महंगाई का, पेट्रोल डीजल गैस के जो इतने भाव बढ़ गए, किसने किया? भाजपा के राज में हुआ। अब आप देखिए कोरोना काल के अंदर जो सेकेंड वेव आया साहब, हमने देखा गंगा के किनारों पे तैरती हुई लाशों को, और उनको कुत्ते नोच नोच के काट रहे थे। किसकी वजह से? योगी के फेलियर की वजह से हुआ। हम तो जा रहे लोगों को बता रहे कि क्राइम रेट कितना बढ़ गया उत्तर ये प्रदेश fake में news है। योगी सरकार Correct की कर वजह से। लीजिए। आज भी मैं ये नहीं पुरानी बोलता हूँ, photograph है। मिनिस्ट्री Correct ऑफ कर होम लीजिए, अफेयर्स का सुशांत जी। डेटा है, Fake news ये ना बता रहा फैलाइए। है कि 2020-21 में 15 लोगों की जानें चले गई पुलिस fake कस्टडी news में। वारिस पठान जी, मैंने ओवैसी साहब के बयान सुने, वो तो ये बता रहे बाराबंकी में मस्जिद कैसे टूट गई, बाराबंकी की मस्जिद, सीए को लेकर इस तरीके के बयान उनके आ रहे हैं। आप कहां विकास की बात कर रहे हैं? कौन से विकास की? मुसलमान के अलावा उनको कुछ नहीं सूझता। लखीमपुर में टिन्नी का बेटा, लखीमपुर में टिन्नी का बेटा गाड़ी लेकर किसानों को कुचल दिया, उसको बचाने की कोशिश करी जा रही है भाजपा के जरिए। तो हम ये लोगों को बता रहे हैं कि सरकार का नहीं, वारिस पठान जी, ये आपको कैसे पता चला गाड़ी में कुचल? उसमें टेनी का बेटा ही था। 5 साल के कार्यकाल में क्या किया? कैसे टेनी के बेटे थे, आपको कैसे पता? अभी तो जांच चल रही है। अरे अभी तो आगे के बैलेस्टिक एक्सपर्ट, अरे बचाओ मत, बचाओ मत, अरे सुशांत जी बचाओ मत। मैं बचा नहीं रहा हूं सर, फिर जांच का कोई मतलब नहीं रह गया ना सर। जब आपने वर्डिक्ट दे दिया, जांच कहां रही थी? टिन्नी के बेटे की बंदूक की गोली थी, वो भी टिन्नी के बेटे की बंदूक की गोली थी साहब। ठीक है विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, वो सारी बात घुमा के ले आए, लेकिन जिन बातों पर ओवैसी साहब चर्चा कर रहे हैं वो तो नहीं आई। सीए का क्यों कर रहे हैं? किसानों ने बाराबंकी की मस्जिद का जिक्र क्यों हो रहा है? कंप्लीट हो गया तो जरा उनको बोलो थोड़ा शांत हो जाए। बौखलाहट करने ये जो इस्लामिक जिहादियों का साथ देते हैं, जिहाद की बात करते हैं, मुसलमानों के नेता बनते हैं और ऊपर से सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ लेते हैं। देखो अब देखिए यही इनका सेकुलरिज्म है। इनके नेता कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, एक हिंदू नहीं बचेगा। किसानों को और ये फिर भी सेकुलर पे कहलाते हैं। आप मुझे बताइए कि अभी देखिए लगातार बोल रहे हैं ये, वैसे कहते हैं बीच में नहीं बोलता, उसके बाद बावजूद भी ये सालिन कहलाएंगे। आप मुझे बताइए आपके डिबेट में आपके सुधी दर्शकों को अच्छी तरह पता है इनका चाल चरित्र और चेहरा। आखिरकार इनके पार्टी का नाम क्या है, इनके पार्टी के प्रमुख का नाम क्या है, उनका एंसेस्ट्रल कैरेक्टर क्या है, और इनके अब तक के व्यक्तित्व और कर्तृत्व क्या है, ये पूरे देश की जनता जानती है, कोई छुपा हुआ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में ये मुसलमानों के नायक बनना चाहते हैं और फिर भी कहते हैं हम सेकुलर हैं। आप मुझे बताइए, संविधान की बात नहीं मानेंगे लेकिन फिर भी संविधान की बात करेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट की करेंगे, और ये कहेंगे कभी देखिए संविधान में ये लिखा हुआ वो लिखा हुआ। अरे मुझे बताइए कि जो समान नागरिक संहिता की बात संविधान में कही है कि नहीं? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के लिए कहा है कि नहीं? अभी लास्ट वीक ही माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के लिए कहा है कि नहीं? डॉक्टर बाबा इससे साहब पहले भी कई उच्च न्यायालय इस बात के लिए बोल चुके हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। करके फिर बनाए हुए आपको कब संविधान पेट की में बात दर्द होता नहीं भाई? करता, जिसको आप लोग अगर मानते मुस्लिम हो। बहनों को, अरे आप तो अगर मुस्लिम की बेटियों बात ही को, नहीं करो। एक मिनट, वारिस पठान जी, आपसे नुपुर शर्मा ने भी सवाल पूछा, विनोद बंसल भी पूछ रहे हैं। नुपुर शर्मा ने आपसे सवाल ये पूछा था, वारिस भाई, तलवे चाटते थे वारिस भाई, माफी अब ये कौन सी भाषा है? वारिस पठान जी, इनका कैरेक्टर इससे ज्यादा नहीं है सुशांत जी, मुझे वारिस पठान जी, मैं ये बात कहना नहीं, एक मिनट विनोद जी, एक मिनट आपका सवाल उन पर पहुंचाऊं। तलुए से अलावा ये बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। वारिस पठान जी, जो नुपुर शर्मा ने आपसे प्रश्न पूछा कि सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर इस देश के किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने कहा संवैधानिक नहीं है।
देखिए साहब, यही लॉलीपॉप ये किसानों को भी देते आए कि भाई ये जो हम एमएसपी का कानून ला रहे हैं अरे किसानों को छोड़ो बहुत यार। फायदा होगा। यही लॉलीपॉप ये दे रहे कि अगर हम एनआरसी सीए का कानून लाए मुझे बताइए। तो किसी को नहीं, नुकसान नहीं माननीय होगा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कहा की कि नहीं नागरिकता कहा? नहीं छीनी माननीय जाएगी, उच्च न्यायालय ने मगर कहा कि हमको नहीं कहा? पता है देश के अंदर अनेक न्यायालयों ने देखिए इस कैसे बात के लिए बौखला कहा रहे कि हैं, नहीं कहा कि भी देखिए समान नागरिक किस संहिता होनी तरह से। चाहिए। और मैं मुझे बताइए कि मुस्लिम बहनों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब मुसलमान बच्चों अरे को आप अधिकार बोल मिलना चाहिए लीजिए नहीं ना, मिलना चाहिए? इनको एक घंटे के लिए डिबेट में बुला लो, इनको मुस्लिम बहुत कानून शौक में है नहीं दिया बोलने हुआ, का। आप शरीयत का कानून क्यों लागू करना चाहते हैं? ये देश भारत है, कोई पाकिस्तान नहीं है, सीरिया नहीं है, तुर्की नहीं अच्छा, है। आंदोलन करना याद शरीयत का रखना, कानून है। इसके अंदर भारत का कानून चलेगा, भारतीय संविधान के चलेगा। दायरे में और रहकर भारत की आंदोलन मान्यता करना चलेगी, शरीयत का भारतीय कानून है। न्याय सुनिए व्यवस्था सुशांत जी, क्या क्या आपके अनुसार नहीं चलेगा। क्या क्या सीखने आपके को मिल रहा है मुसलमानों आपके के लिए चैनल पे? मुसलमान नेता अरे बन कुछ करके तो बंसल और भारत को जी divide and लिहाज rule करना करिए, चाहते हैं, वो नहीं होगा। जनता देख रही है, जनता। भारत अब इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। और उत्तर प्रदेश की अरे जनता तो भारत भाई की साहब, आप समझिए, ठीक है, भगवान राम और ठीक है। कृष्ण की धरती है वो ऐसी पावन पौरम भूमि नुपुर है, शर्मा जी, जहाँ पर भगवान राम वो और कह रहे कृष्ण संविधान के दायरे में रहते हुए हम सब कुछ कर रहे क्या? हैं। सीए का विरोध भी संविधान के दायरे में है। देखिए, जब पीसफुल जूनियर विरोध करना ओवैसी ने किधर ये बुरा है, कहा कि बताइए 15 मेरे को। मिनट अगर पुलिस मैं हटा सरकार दो, की कोई नीति से, मैं सरकार जरा के मैं फैसले बोल से सकती हूँ अगर सुशांत मैं जी बहन के ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ, बोली हूँ। मुझे वारिस भाई को आपके सुशांत बीच में जी नहीं मुझे बोल रही बोलने थी। दीजिए। अधिकार दिया है। वारिस पठान जी वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप उनको सुनने फिर आप रिस्पॉन्ड कर लेंगे। नहीं बातों है। को बनाऊंगा जिस तरह ये हमारे उल्टी किसान सीधी भाइयों गाली ने, गलौज कर जिस रहे हैं तरह आपके हमारे चैनल के किसान ऊपर भाइयों बैठ ने के। आंदोलन किया, वारिस उस तरह पठान जी। हम जो इतना आंदोलन डरते करेंगे, हमारी हैं बात कि बनाएंगे गणपति बप्पा और मोरिया सरकार बोल को के NRC अपने मुंह पे का कानून थुकवा लिया, वापस वापस देना ले पड़ेगा। लिया। मैं बोल रहा था मैं जब जरा बीच बोल में बोल सकती रहे हूँ थे, मुझे सुशांत भी जी, आदत प्लीज है मैं बोलने कृपया की। करके आपसे मैं भी बोलूंगा please। बीच में। मैं नहीं नहीं बोल नहीं, रही नुपुर थी। शर्मा आपके मैं बीच में नहीं बोल रही थी। वारिस पठान जी वो आपके बीच में नहीं बोल कान में रही अगर कुछ मैं भी- दिक्कत थी। है, वारिस पठान जी वो आपके बीच मैं में नहीं आपके बोल बीच रही में थी। नहीं बोल रही थी। कान में दिक्कत है तो चेक करवाइए। नुपुर जी बोलिए। ठीक है, बोलो, चलो कान की इजाजत वैक्स बोलिए, साफ इजाजत करवाइए, दिया, बोलिए गंदगी बोलिए। साफ कराइए कान में से। दिमाग में इजाजत भी है, दिया। दिमाग ये- तक जाएगा, ये दिमाग की इजाजत गंदगी भी इजाजत साफ कराइए दिया। जो गाली गलौज कर रहे इजाजत हैं। दिया, बोलिए। मुझे मेरी बात कहने काटने की दीजिए। बात करने वाले लोग मैं जरा इजाजत दे रहे हैं दो-तीन आज चीज- टीवी चैनल की डिबेट में। इजाजत दिया, बोलिए। वारिस पठान जी आप डिबेट में बाकी लोगों का भी आप- सम्मान मैं कीजिए। जरा आप बोल इजाजत क्या देंगे? चीज बोल सकती हूँ, बोलिए बोलिए नुपुर जी। मैं प्लीज बोल सकती हूँ, कुत्ते की बात करने वाले। प्लीज कृपया करके कान और दिमाग की गूं साफ कीजिए। तब तक मैं 3 आपको पॉइंट पूछ रही हूं, आपने जवाब नहीं दिया। किस न्यायालय या कब उच्च न्यायालय ने कब कहा है कि चाहे वो सीए का कानून हो, चाहे वो 3 कृषि कानून क्यों ना हो, वो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है? मुझे आप ऑर्डर दिखाइए। यू कांट बी अ लॉयर विदाउट अ ब्रीफ ऑन टेलीविजन। आप सत्य के साथ हैं और अगर आपकी बात में हल्का सा भी वजन है तो आप मुझे अभी साइट करके दिखाएंगे कौन सी जजमेंट में इनको गैर संवैधानिक, गैर कानूनी कानून बताया गया है। दूसरी बात, कोई मामला सब जुडिस है, उसमें ये अपने आप को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर समझते हैं और यहाँ बैठ के निर्णय दे दिया। सुशांत जी यहाँ बैठ के निर्णय दे दिया कि गाड़ी कौन चला रहा था, किसकी गाड़ी थी, कौन निर्दोष है, कौन नहीं है। इसी बात में पूछना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए सुशांत जी। आपके सामने जो है वो जजमेंट नहीं है। हाँ दिखाइए, वो आप जो किताब दिखा रहे हैं उसको जजमेंट नहीं बोलते हैं। बताइए वेयर एज दी, मैं जजमेंट पूछ रही हूँ, मैं आपसे संविधान नहीं पूछ रही हूँ। कैसे कहाँ से पढ़े, मदरसे से पढ़ के आए हैं क्या कानून? कौन से मदरसे बताइए? सर्वोच्च न्यायालय ने कब कहा है कि 3 कृषि कानून और सीए गैर संवैधानिक है? अभी बताइए, अभी बताइए। अरे कौन से मदरसे कानून? अरे मदरसे से पढ़े हुए आप, कानून की पढ़ाई नहीं करी। सुशांत जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज, ये तरीका नहीं है सुशांत जी। वारिस पठान जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। सुशांत जी सुनिए, आई एम सॉरी, दिस इज नो वे टू डिबेट। वारिस पठान जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिए। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। नहीं एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर एक बार में जवाब दे दीजिएगा। नुपुर शर्मा, जिनके नेता, मैं सुशांत जी मैं जवाब दे सकती हूँ पूरा? जी बोलिए प्लीज। जिनके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम 15 करोड़ मुसलमान, तुम 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे, और इससे मिलता जुलता बयान खुद वारिस पठान जी ने दिया था। इनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ था। कृपया करके यहाँ पे सेक्युलरिज्म का चोगा पहन के ढोंग ना रचे। और चौथी बात कहूंगी, सीनियर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था 19% मुसलमान है, लेकिन तुम्हारा नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है।
हम करेंगे तुम्हारा नेतृत्व। आपके चैनल के ऊपर बैठ के सीधा अब मैं जवाब प्रसारण, दूं, अब हो गया सीधा लेक्चर। मुसलमानों अब से भाषण वोट नहीं, की कोई भीख स्टेज मांगते हैं छोड़िए, वारिस डॉक्टर पठान शर्मा जी, आपके हमारे को भाजपा का सेक्युलरिज्म स्टेज सिखा रहे हैं। छोड़िए। अब ठीक है, एक वारिस चीज पठान को मैं जवाब जरूर देने कहूंगी, दीजिए। पड़ेगा। 2010 के वारिस अंदर पठान जवाब दीजिए, सुशांत जी, पॉइंट वाइज जवाब 2010 के दीजिएगा। अंदर उन्होंने एक पूछा, चीज मैं जरूर उन्होंने कहूंगा। पूछा प्यार से कह दिया। किस संविधान, किस सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट के जजमेंट में कहीं लिखा है कि सीए, एनआरसी या 3 कृषि कानून असंवैधानिक है, ये बताइए। और फिर वो जो आपके पार्टी के लोगों के बयानों के बारे में पूछ रही हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, सबसे पहली बात नंबर 1, किस कोर्ट ने कहा उसकी ये बात करें तो मैं इनको पूछना चाहता हूं कि किस को कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था कि जो तीनों कृषि कानून है ये भी संवैधानिक है। मोदी साहब ने इसको हटाया ना असंवैधानिक बता के, घुटनों के बल आके माफी मांगे ना पूरे देश के सामने। अब बात नंबर 2 आपने जो सर, ये क्या बात हुई? 15% आप सुनिए, क्या देश का हर कानून जब तक सुनेंगे नहीं तो कैसा बोलेगा? सुनो तो चले भी आपको कानून नहीं आता, मदरसा छाप है आप, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रेरोगेटिव टू पास। अरे आप मदरसा छाप नंबर 1 हो। अरे आप अंग्रेजों के जूते चाटने वाले, तलवे चाटने वालों, आरएसएस के आप गुलाम हो। डिग्री दिखाओ, आप हो, डिग्री दिखाओ। आप हो कौन सा मदरसे से पढ़ के आए हो? अंग्रेजों के। कौन से मदरसे से कानून की सीख लेके आए हो? डिग्री। तुम अरे लोग हो डिग्री क्या आप ऑल बताओ? इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन तालिबान से के लिए आरएसएस कहता से है आ गए वेलकम। आप? कौन से बहुत आरएसएस के बढ़िया आ बात गए है। आप? आपके वैसी हाँ, मेंबर है आरएसएस की वहाँ पे। पढ़ाई करके आए हो। लेटरहेड पे मेरे को बकायदा नेशनलिज्म नहीं सीखना है सार्वजनिक आपसे। रूप से पहले मेरे तिरंगे का तालिबान सम्मान को करो, वेलकम पहले करते मेरे हुए, संविधान उसका का सम्मान करो, पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान का सम्मान करो। नहीं तो वारिस पठान जी, ये संविधान का सम्मान था कि पुलिस हटा लो 15 मिनट के लिए, हम बताएंगे क्या हो सकता है। ये संविधान का सम्मान था। जब असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर सिर्फ मुसलमान करते हैं, ये संविधान का सम्मान है। अरे तो सुनो ना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को ये सम्मान था। हाँ, नहीं तो उसको किसने डिफेंड किया? उसको किसने डिफेंड किया? ग्लोरीफाई करना भाजपा के सांसद की तरफ से सम्मान था। उसको किसी ने डिफेंड तो नहीं किया। मुसलमान की औरत का बलात्कार करेंगे, सम्मान था। ये 15 मिनट में क्या है? अरे सुशांत भाई चुप बैठो। भाजपा के इतने सारे प्रवक्ता को बिठा दिया, अकेला लड़ सकता हूँ, सबसे ताकत है। सुनिए सुशांत जी, सुनिए, वो क्या था? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों। वो गलत था, वो गलत था, वो गलत था। आप भी बोलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो गलत था। नहीं हुआ, आप भी बोलिए ना गलत था। मैं तो कह रहा हूं वो गलत था। तो मंत्री उन पे केस हुआ, उन पे केस हुआ, वो बेल पे आए, केस चला और बाइज्जत बरी भी हो गए। बताइए उसका क्या हुआ जिसने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? उसका क्या हुआ? उसको क्या हुआ? उसका क्या कि आपने उसको अरेस्ट किया क्या? अच्छा, अगर उसने बोला भी, मारो अनुराग ठाकुर को, मारो अनुराग ठाकुर को जिसने बोला, मारो कपिल मिश्रा को जिसने जला दिया पूरा दिल्ली को, जाके बताओ। अरे भाई, लेकिन गद्दार के लिए बोला, किसी धर्म के लिए तो नहीं बोला। गद्दार के लिए बोला, किसी धर्म के लिए तो नहीं बोला कि 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ जाएंगे। हमने कौन सा धर्म के लिए बोला? अरे एंकरिंग छोड़ो, भाजपा ज्वाइन कर लो। एक मिनट, अब मैं सुशांत को, अरे सुशांत भाई, मेरा आपको एक फ्री में सलाह है। नहीं, आपकी सलाह चाहिए नहीं मुझे। आप मुझे सलाह क्यों दे रहे हैं? आपकी पार्टी मुसलमानों के लिए, आप मुसलमानों को सलाह दीजिए, मुझे क्यों देते हैं? मुझे नहीं चाहिए ना, आप मुसलमानों को दीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन में से मुसलमीन हटाइए, फिर मुझे सलाह दीजिएगा। जिस दिन मुसलमीन हटाइएगा फिर सलाह दीजिएगा। देश के गद्दारों को गोली अकाली दल क्या है, शिवसेना क्या है, जिसके साथ आप तड़प रहे? आपको तो खुद लोग बोलते हैं आप भाजपा की बी टीम है, आप दूसरों को क्या सलाह देंगे? आप तो खुद बीजेपी की बी टीम का तमगा लिए घूम रहे हैं, आप किस बात की सलाह देंगे दूसरों को? ये कुत्ते की बात करते हैं, हालत खराब हो गया, लोग ये अंग्रेजों की बात करते हैं और ये मुसलमानों की बात करते हैं। तलवार चाटू, आरएसएस। अरे कभी राष्ट्र के बारे में भी सोच लिया करो, कभी भारत के बारे में भी सोच लिया करो, 1 2 3 4 5। तस्लीम रहमानी जी, तस्लीम रहमानी जी, संविधान की जब बात हो, संविधान की जब बात हो, और क्या जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, क्या वो संविधान के दायरे में सिर्फ मुसलमान करना, वो संविधान के दायरे में आता है? क्या हिस्सा लिया था? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता यहाँ बैठे, वो जवाब दे रहे हैं अच्छे से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस माफी वीरों की पार्टी बन गई है,
सावरकर से लेके आज तक माफिया मांग के नहीं नहीं, एक मिनट तस्लीम रहमानी साहब, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं, आपसे AIMIM पे सवाल पूछा तो आपने कहा उसका जवाब उनके प्रवक्ता देंगे, तो बीजेपी की भी प्रवक्ता बैठी, वो बीजेपी पर बोल देंगी, कह रहे हैं उन पर क्यों नहीं बोल सकते आप? आपके चैनल पे बैठ के अरे बीजेपी की प्रवक्ता एडवोकेट ही नहीं है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि आप ये प्रोवोकेशन में ले सकता है कोई भी। ये धर्म युद्ध चलाई गया, ये मनुस्मृति की सरकार बनाई गया, देश के गद्दार मनुस्मृति की सरकार नहीं चलेगी। विवेक बंसल जी, मैं साफ कह रहा हूँ आपसे, मनुस्मृति की यहाँ पर नहीं चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे। और जो प्रोवोकेशन करेगा, जो प्रोवोकेशन करेगा कि गोली मार दो, कानून हाथ में देगा, कानून हाथ में देगा। शांतनु गुप्ता जी, आ रहा हूं नूपुर जी आपके पास। शांतनु गुप्ता जी, और जब आप संविधान का इस्तेमाल अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से, क्या ये इस वक्त की पॉलिटिक्स का हिस्सा है? आ रहा हूं विनोद जी, 1 मिनट रुक जाइए। देते हैं ये लोग। आप बताइए तो आपने शांतनु गुप्ता प्लीज, इसका जवाब दे सकती हूँ। 1 मिनट, आ रहा हूं नूपुर जी। शांतनु गुप्ता, सुशांत भाई आज सब एक साथ बोलेंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं सुन पाएगा। शांतनु गुप्ता, मुझे पहले तो नुपुर का डिग्री चेक चुप होने का इंतजार कर रहा उसके हूँ। बाद वारिस भाई, माफी मांगो देश के सामने, वारिस भाई, काला कानून वारिस लाने के लिए भाई। मोदी जी ने मांगा, आप भी मांगो। आप भी बहुत ज्ञान दे रहे थे हमको, NRC CA पे माफी मांगो, माफी शांतनु जी। मांगो। NRC ठीक है, CA ठीक पे है। आप भी बहुत सब ज्ञान माफी दे रहे थे, और ये बहुत सुंदर। तीनों कृषि कानून पे आप बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे कि हित में तो हित में था, तो फिर क्यों वापस लिया गया? माफी मांगो, आप भी माफी मांगो। इसको डिबेट, इसको टीवी वारिस पठान जी, आप अपना एक चैनल खोल लीजिए ना भाई, अपना चैनल खोलिए, अपने चैनल पे डिबेट कीजिए, उसमें जिसको बोलने की इजाजत देनी है दीजिए, जिससे जो बोलवाना है वो बोलवाइए। मेरे शो पर आए तो फिर मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ज्वाइन कर लो। मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। आप यहाँ एंकर नहीं है। शांतनु गुप्ता बोलिए, वारिस पठान का ऑडियो कम कर दीजिए। क्या कर रहे हैं? शांतनु गुप्ता बोलिए। मेरे ख्याल से आज असदुद्दीन ओवैसी ने जो दिया था तर्क कि सीए वापस लो, उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। हम पिछले 1 घंटे से बैठ के उनकी बात पर डिबेट कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2-3 महीने से उसने चुनावी माहौल बनाया, हम क्या सुन रहे हैं? भाजपा के कैंप से सिग्नल आ रहा है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, कैंप आ रहा है कि हम 9 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हम कुशीनगर एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम डिफेंस के नोट खोल रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है। सपा के कैंप से आ रहा है कि हम मुख्तार अंसारी को शायद टिकट देंगे, हम जिन्ना कर रहे हैं। अब ओवैसी के कैंप से मैसेज आ रहा है कि सीए वापस लो। तो हमें पता लग गया है किस कैंप से क्या मैसेज आ रहा है। एक तरह से विकास का मैसेज आ रहा है और एक तरफ से जिन्ना, सीए, ये मैसेज आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्थिति साफ है उत्तर प्रदेश में क्या होगा। ठीक है, नुपुर शर्मा। देखिए, मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। सारी कानून की जानकारी सिर्फ वारिस भाई को है, जिनसे आपने एक जजमेंट क्या मांग ली, वो आपको संविधान की कॉपी दिखाने लगे। सारी कानून की जानकारी इनको है, तो इनको ये भी पता होना चाहिए। अगस्त 2020 के अंदर अनुराग ठाकुर का नाम ले रहे थे, दिल्ली के कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करके कहा कि हम आदेश नहीं देंगे केस दर्ज होने का। अगर आपकी कानून की जानकारी गड्ढे में है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके मदरसा ने आपको क्या सिखाया है। लेकिन वही रहमानी साहब भी आए। रहमानी साहब, बात तो मुझे ये भी याद है कि जब राम भगवान निर्माण के लिए अयोध्या का टाइटल सूट, अयोध्या का केस, देखिए मैं सुशांत जी, मैं पढ़ी लिखी बात करती हूँ, मैं इनकी तरह ना बवाल नहीं बचाती हूँ, मैं दंगे भड़काने वालों में से नहीं हूँ। इनके ऊपर केस हो रखा है दंगे भड़काने वाला, कृपया करके ये अपने हिसाब के ग्राउंड में भाषण दें। अगर आप इस तरीके से दूसरों को जाहिल बोलेंगे, मैं फिर ऑडियो कम करा दूंगा। एक बात मैं डॉक्टर रहमानी की जरूर आप कहूंगी, दूसरों को इस तरीके से ना बोले ना सर। अगर ये गाली गलौज करेंगे तो सबसे बड़े, नहीं आप बोलिए। सबसे ज्यादा जाहिल तो खुद है, ये मदरसा छापे और कुछ नहीं है ये। बट डॉक्टर रहमानी, मैं आपसे जरूर कहूंगी, तो मैंने भी तो डॉक्टर नहीं, आप मदरसा छापे, आपकी कानून की समझ और कानून की जानकारी गड्ढे में है। जरूर किसी मदरसे से LLB लेके आए आप, मुझे आपके मुंह नहीं लगना। मुझे आप दंगे भड़काइए जाके, आप मारकाट कीजिए, जो जिसमें आप लोग माहिर हैं, आप इस चीज में माहिर हैं। नहीं अच्छा चलो 5 चीज बता दो जो मुसलमानों के लिए की है। आज बता दे AIMIM 5 चीजें जो मुसलमानों के लिए करी है। विकास की दृष्टि से 5 चीज गिनवा दे AIMIM जो उन्होंने मुसलमानों के लिए की। 5 चीज गिनवाई है, 5 ऐसी नीति गिनवाई है। पहले डॉक्टर रहमानी पे मैं आती हूँ। डॉक्टर रहमानी ने जब अयोध्या का मामला सर्वोच्च न्यायालय में सब जुडिस था, तो मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर रहमानी, आपने ये क्यों कहा था कि तुम 5 लाख लेके आओगे तो मैं 25 लाख लेके लाऊंगा। आपने दंगे भड़काने की बात करी थी डॉक्टर रहमानी,
आप बताइए, आपका जो बयान था वो कहां तक संवैधानिक था? जब मामला सब जुडिस है सर्वोच्च न्यायालय में, आपने ये कैसे कह दिया कि मैं अयोध्या 25 लाख मुसलमान लेके पहुंचूंगा? और ये रहे वारिस पठान, ये खुद सब जुडिस मामले में बाबरी मस्जिद के पक्ष में बोलते चिल्लाते चले आए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये लोग हमारे देश के कानून में कितना यकीन रखते हैं, कितना मानते हैं उसे? ये आज तो जग जाहिर हो गया, किसी को कुत्ता बोल रहे हैं, किसी को जाहिल बोल रहे हैं। इनकी जबान इतनी खराब है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, दिमाग में गू है, इनमें अकल वकल तो है नहीं। अब नूपुर शर्मा जी, अब आप ऐसी भाषा बोल रही हैं। नहीं नूपुर शर्मा जी, अब ऐसी भाषा अब आपने बोली। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, दर्शकों के सवाल आ गए हैं, वो सवाल रखूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चा हो रही है इस देश में अलग अलग कानून लाने हटाने की जो मांग चल रही है उसको लेकर, और पब्लिक के सवाल भी हमारे पास आ गए हैं, तो उनमें से कुछ प्रश्न आपके सामने रख देता हूं। वारिस पठान महंगाई पर बोल रहे हैं, गुमराह करना इनका मकसद है, जबकि इनकी पार्टी के सभी सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलते हैं, ऐसा क्यों? ये हितेश वैष्णव पूछ रहे हैं राजस्थान से। मेरा प्रश्न है वारिस पठान जी से, उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की ही बात करती है हमेशा। क्या वारिस जी को हिंदुओं की चिंता नहीं है? हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए हिंदुस्तान में? ये केहर सिंह ठाकुर पूछ रहे हैं वडोदरा से। वारिस पठान जी से प्रश्न है कि उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की बात क्यों करती है? केहर सिंह। वारिस पठान जी जवाब दीजिए, पब्लिक पूछ रही है। सवाल कुछ और हैं, वो पहले ले लेते हैं एक बार और। मोदी जी ढुलमुल रवैया क्यों अपनाते हैं? शासन चलाने के लिए मजबूत हाथ से काम लेंगे तभी रास्ते निकलेंगे, बाकी लोगों की मांग के आगे झुकते जाएंगे तो कोई रास्ते नहीं निकलना है। आखिर ओवैसी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ही शाहीन बाग बनाने की नौबत क्यों आई? तो पब्लिक के प्रश्न ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर सब जगह आ रहे हैं। नुपुर जी, एक प्रश्न ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी अगर झुकेंगे तो इस तरीके की मांगे आती जाएंगी, और नहीं झुकेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये भी कोई पूछ लेता कि अगर ना झुके तो क्या करे? सरकार गवा दे उत्तर प्रदेश की और फिर सेंटर की। पूछ लो, आप ये भी पूछ ही रहे हैं, मैं तो पूछ ही रहा हूँ। मैं जरा जवाब दे दूं सुशांत जी। ठीक है नुपुर शर्मा जवाब दे दें, दोनों दे दीजिए। एक पब्लिक का सवाल है कि झुक क्यों रहे हैं, और दूसरा तस्लीम रहमानी का है कि नहीं झुकेंगे तो यूपी में सरकार गवा देंगे। ये चीज जग जाहिर कहे। तस्लीम जी, आपकी शायद जानकारी बहुत कम है। सुशांत जी ने केवल 2 उदाहरण दिए, आगे उदाहरण मैं, शांतनु जी ने सिर्फ 2 उदाहरण दिए, मैं आगे उदाहरण देना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के लोकल चुनाव, उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव में इन कानूनों के आने के बाद उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में मैं बोल सकती हूँ, प्लीज सुशांत जी, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। आप ही को ज्यादा जानकारी, तभी तो 25 लाख मुसलमान लाने वाले थे अयोध्या में, क्या दंगे भड़काने के लिए लाने वाले थे? कोई बोलने क्यों नहीं दे रहा? सुशांत जी, मैं अपना जवाब दे दूं, मैं अपना जवाब दे दूं, मैं अपना जवाब दे दूं सुशांत जी। एक करके आपके पास भी आ जाऊंगा, एक बार वो जवाब दे दे, फिर आपके पास आता हूँ। तस्लीम भाई, रहमानी भाई, आपके पास आ रहा हूँ, एक बार वो जवाब दे दें। जो डिबेट पे पीस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। रहमानी साहब, एक बार वो जवाब दे दे, फिर आपके पास आता हूं। सुशांत जी, इनका फेड डाउन कीजिए। ठीक है, नुपुर शर्मा बोलिए, बोलिए, आवाज कम सुशांत जी, जो डिबेट पे पीस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो सड़कों पे तो भैया दंगे ही रचाएंगे ना। जो डिबेट पे पीसफुली डिबेट नहीं कर पा रहे हैं, आप बोलिए, आपकी आवाज जारी है, आपकी आवाज जारी है, आप बोलिए। गाली गलौज कर रहे हैं, जो डिबेट पे पीस मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो सड़कों पे दंगे ही तो भड़काएंगे। इनका काम ही यही है। 25 लाख मुसलमान लेके अयोध्या दंगे भड़काने ही तो जाने वाले थे। अपने आप को डॉक्टर कहने वाले हैं तस्लीम रहमानी। लेकिन अब मैं जवाब देना चाहूंगी कि केवल बिहार और असम की बात नहीं है। हमने पुडुचेरी में भी हमारे को सरकार बनाने का मौका मिला। हमने गुजरात में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के चुनाव जीते, यहाँ तक के उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव में भी हमने जीत का परचम लहराया। और जीएचएमसी, जहाँ पे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारा नामो निशान नहीं था, वहां पे भी हमने क्या रिजल्ट दर्ज किया, ये जग जाहिर है। तो इसीलिए इनकी जानकारी बहुत कमजोर है। मैं इसीलिए कह रही हूं कि कानून आने के बावजूद जो उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव में हमने जीत का परचम लहराया, उससे साफ हो गया कि चुनाव का इन कानूनों से लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मामले हैं
जो मैं पढ़ने में आ रहा है कि राष्ट्रीय सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी से भी कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। हमने 26 जनवरी को 2021 में दिल्ली में क्या हर्ष हुआ था ये देख लिया था। अरे हमें छोड़िए जनाब, कांग्रेस के दो नेता है रवनीत सिंह बिट्टू और गुरसिमरन सिंह मंद, दोनों ने जाके पुलिस में बकायदा, दोनों कांग्रेस के नेता है तथाकथित, पुलिस में जाके अपने बयान दर्ज किए कि इसके अंदर कुछ गैर भारतीय ताकतें इन्वॉल्व हो चुकी है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन से लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। नहीं तो शारजील क्या नाम था उसका, शारजील उस्मान और ये उमर खालिद, इन सबका लेन देन क्या था इन 3 कृषि कानूनों में? ठीक है, तो बहुत दुख की बात है। वारिस पठान आ गए हैं। जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कहीं हमसे भूल चूक हुई कि हम अपने किसान भाइयों को इनके फायदे नहीं समझा पाए। ठीक है वारिस पठान जी, अभी पब्लिक का सवाल हम ले रहे थे जब आपका लिंक चला गया था। पब्लिक आपसे ये पूछ रही है कि आप हर वक्त सिर्फ मुसलमान करते हैं, टेलीविजन डिबेट में बैठते हैं तो बातें सबकी करने लगते हैं, लेकिन आप जब रैली में होते हैं तो सिर्फ मुसलमान करते हैं। आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या? ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा मेरे भाइयों को जिसने सवाल किया कि रिसेंटली गुजरात का इलेक्शन हुआ, जिसमें हमने गुजरात के चुनाव में हमने तकरीबन 32 लोगों को टिकट दिया, जिसमें हमारे 7 हिंदू भाई बहनों को भी टिकट दिया। उसमें से 5 जीत के आ गए, हमारे हिंदू भाई बहनें जीत के आ गए। उसमें से 5 सुशांत सिंह जी आप चेक कर सकते हो। तो कौन बोलता है कि हम हिंदू भाई बहन हमको नहीं साथ में रहते? हमारे साथ में है और लोग उनको वोट भी देते हैं और जिताते भी है। अब सवाल नंबर 2 मैं नुपुर शर्मा से पूछना चाहता हूं। नुपुर जी, आज की तारीख में देश के सामने सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? और मुझे यकीन है कि आप कोर्ट में जाती है तो गाड़ी में ही जाती है, साइकिल पे तो नहीं जाती होगी आप। तो पेट्रोल, डीजल, गैस, ये इतना बढ़ता हुआ भाव 7 साल में जो बढ़ा दिया मोदी ने, उसके बारे में आपने क्या किया? पहले आपकी जो नेता थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी थी, गैस के बाटले भेजते थे। अब आप मोदी को कब चूड़ियां भेजेंगी? जरा इस सवाल का मुझे जवाब दे दो ना प्लीज। देखिए देश की, आप जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए, आपने सवाल पूछा, अब जवाब लीजिए, फिर समय खत्म हो जाएगा। नुपुर शर्मा, कब भेजेगी चूड़ियां, कब भेजेगी मोदी जी को? देखिए मैं इसलिए कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई और जानकारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जनाब। तुम्हारे जो भाई बंधु हैं उनकी सरकारों ने वैट कम नहीं किया। कभी तुमने उनसे सवाल पूछा? चूड़ियां भेजने की बात कर रहे थे, शर्म तो आपको आती नहीं है? आप बता दीजिए, आप बताइए, मुझे बताइए, जिसने अभी तक मुझे एक जजमेंट नहीं बताई, जो गैर कानूनी बोल रहे हैं और यहाँ पे बैठ के निर्णय दे लिया। सारे न्यायालयों, उच्च न्यायालयों से ऊपर बढ़ के अपने आप को जज समझते हैं। गड्ढे की जिसकी कानून, गड्ढे बराबर जिसकी कानून की जानकारी है। मुझे जजमेंट बताइए, जजमेंट का नाम बताइए, नाम बताइए जजमेंट का, तारीख बताइए जजमेंट की, साइटेशन बताइए, मुझे बताइए। आप स्टेटमेंट चलो छोड़ो, स्टेटमेंट बताओ। वो विपक्षी राजनीतिक दलों की सरकारों से एआईएमआईएम ने कब सवाल बोला कि वैट कम कीजिए? अभी देखिए सीए एनआरसी पे आ गए, सीए एनआरसी पे आ गए भैया, सीए एनआरसी पे आ गए। 2010 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, जिनके साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, इनके साथ कोalition में थे सुशांत जी। 2010 के अंदर कांग्रेस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, केवल पाकिस्तान के मुसलमान पुरुष को लॉन्ग टर्म वीजा देंगे केरला में जमने के लिए। ये बात कर रहे हैं नागरिकता की। कांग्रेस की सरकार ने बकायदा नोटिफिकेशन पारित किया था अपने शासनकाल में 2010 में कि केवल पाकिस्तानी मुसलमान पुरुषों को लॉन्ग टर्म वीजा मिलेगा केरला में। कांग्रेस से नहीं लेना देना, पर उसका विरोध तो नहीं किया था ना आपने? वारिस पठान जी, उसका विरोध तो नहीं किया था ना तब आपने? बताइए जरा, तब क्यों आपकी आवाज नहीं उठी थी? बताइए। देखिए केवल मुसलमान को एलटीवी मिल रहे थे, तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठी थी? जिसके अंदर लोगों का नुकसान है उसका विरोध किया। ये इतने हम हमेशा देश के नागरिक के फायदे। अब वारिस पठान को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, अब वारिस पठान को बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूँ। अब नुपुर जी उनको बोलने दीजिए। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। को एलटीवी दिया था। अरे रहने दीजिए, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। जजमेंट की बताओ, डेट बताओ, डेट। अभी तो जजमेंट की डेट बताओ। मुझे मदरसा साहब बोलने वाले खुद मुझे लग रहा है सड़क छाप इस तरह से आप बात कर रहे। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप चूड़ियां कब भेज रही है मोदी जी को? आपने जवाब भी नहीं दिया मेरे को, कब भेजिए? मैं सड़क नहीं, मदरसा छाप बोल रही हूँ। मैं समय मदरसा छाप बोल रही हूँ। आपके सुनने में तकलीफ है, मैं कह रही हूँ ना, कान की गूंज। वारिस पठान, आपका ऑडियो निकल गया, आपका माइक निकल गया है। वारिस पठान, आपका माइक निकल गया है। सेंड यू अ बॉक्स ऑफ ईयरबड्स। अरे किधर गए?
विनोद बंसल जी, आप बोलिए। वापिस लगा लेंगे, माइक जोर से बोलेंगे। आप मुझे मदरसा छाप बोलेंगे, मैं आपको सड़क छाप बोलूंगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। मैं भी बोलूंगा, जुबान मेरे मुंह में भी है, बहुत तेज तर्रार जुबान है, और मेरी जुबान की आतिशबाजी का नुपुर शर्मा जी आप मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूं, क्योंकि आप मेरे लर्नेड कलीग है ना, आप भी मेरे एडवोकेट फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत भी करता हूं नुपुर शर्मा जी। ठीक है, विनोद बंसल जी। एक महिला की इज्जत करना नहीं जानते, और ये ढकोसला करते हैं कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। ये आ गए, इस्लाम यही सिखाता है इनको, ये आ गए मुझे इस्लाम यही सिखाता है इनको। ये आए मुझे मुझे बताइए, आपकी भाषा के लिए क्या करेंगे? आप अपने घर की महिलाओं से ऐसे बात करते होंगे? हम तो मुसलमानों का सच्चे सेवक हैं। आप मुझे बताइए, जो सीए एनआरसी का विरोध करता हो, जो संविधान द्वारा देखिए, ये देखो, ये जो है ना, ये एक्शन जो है, ये इनका लगता है बंसल जी, ये आदमी का नहीं हो सकता। ये काल में लगा के रखा, सर दुख रहा है मेरा। सामान्य व्यक्ति। चलिए वारिस पठान जी, आपका सिर दुख रहा है, यहाँ देश का दिल दुख रहा है कि छोटी छोटी मुद्दों पर, छोटी छोटी बातों पर अलग अलग जगह गुट बनाकर देश को बंधक बनाया जाता है। देश का दिल तो दुखेगा। और सुशांत जी बिल्कुल सही बात है। अरे हमारे देश में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया, लखीमपुर कर दिया। ठीक है सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। ये तेल डीजल की बात रैलियों में भी उठाइए, मैं उम्मीद करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज सवाल पब्लिक का में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार न्यूज की पाठशाला।